हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सीएफएफ की पीवाईक्यू की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी अभी तक बायोलॉजी, फिजिक्स और डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपको सीएपीएफ में पिछले 10 साल में क्वेश्चंस पूछे गए, सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। और अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हम लोग यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट में भी जो आपको चैप्टर्स दे रखे हैं, उसको भी हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हुए चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो हमारे यहाँ पे टॉपिक्स होने वाले हैं, वो हमारे यहाँ पे होने वाले हाइड्रोजन, न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो आप यहाँ पे बोल सकते हो कोई कोई आपका यहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो फिजिक्स के साथ, कुछ कुछ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इसको मिसलेनियस में यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन इनके सॉल्व करने वाले हैं, जो भी आपके यहाँ पे पिछले 10 साल में आए हुए हैं। तो देखो, मिसलेनियस क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैं कुछ करा रहा हूँ, अगले वीडियो में कुछ और आपके लिए यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो एक साथ में हम ये सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हमारा मेन हमारा टॉपिक होना चाहिए, हमारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी। तो उसके साथ फिर आपको यहाँ पे अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक्स दिखेंगे, फिर उसके साथ आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे साथ साथ कराते रहूंगा, ठीक है। तो वो कुछ आपके यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो आप कि वो थोड़े फैक्ट बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत आपको उसका आइडिया होना चाहिए। पर बाकी जो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज है, ये तो आपको यहाँ पे करने ही है, पढ़ के ही जाना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए, उनकी भी यहाँ पे प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो पाए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक और चीज बोलूंगा यहाँ पे, कि टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और आपको जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है, यहाँ पे चाहे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको पीवाईक्यूज दोनों के पेपर के लगाने हैं, क्योंकि आपको सिलेबस सिमिलर देखने को मिलेगा और आपको एक जैसे ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू की सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे मैंने करा रखी है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज वीडियो वाइज आपको सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सीएपीएफ और सीडीएस, ठीक है, दोनों के पीवाईक्यूज यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। तो सीडीएस तो कंप्लीट हो चुकी है हमारे यहाँ पे। तो 2024 वाली यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो हुआ है सीडीएस का, उसके वीडियो यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा बाद में। पर अभी के लिए आपको जितना वहाँ पे दे रखा है वो आप यहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना, आपकी एज अ प्रैक्टिस आप उसको यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब इसको शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं मिसलेनियस वाले, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 5 मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज मॉडिफाइड शुगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, आप इससे ये चीज समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे एक तरीके से ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि हम बायोलॉजी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये आपका जो केमिस्ट्री है, ये आपका लास्ट पार्ट है साइंस का। तो इसी के साथ अपने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे यहाँ पे साइंस वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ इसको इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में भी करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी एसिड यूज होगी, जो आपको अभी मैं आगे समझाऊंगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो यहाँ पे मॉडिफाइड शुगर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रेलोस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आइडिया इसका मतलब होना चाहिए बेसिक, यहाँ पे ये आपका एक तरीके से आपका फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए। ये आप एक तरीके से इसको एज अ फैक्ट मान सकते हो कि ये आपका क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो कि आपका एक तरीके से मॉडिफाइड शुगर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मॉडिफाइड शुगर मतलब हो गया यहाँ पे बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके आप यहाँ पे अपना यहाँ पे जो रिजल्ट निकाल रहे हो वगैरह शुगर्स का। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की ना आपकी शुगर्स होती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी शुगर होती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, एक तो हो गया आपका यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा आपकी यहाँ पे एक होती है फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज के अलावा आपकी होती है एक सुक्रोज, ठीक है। और एक लास्ट आपकी होती है यहाँ पे लैक्टोज। तो ये 4 टाइप की आपकी यहाँ पे शुगर होती है, सिंपल शुगर होती है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल सिंपल शुगर भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर के बारे में अगर बोला जाए तो आपको ये 4 नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो आपका फ्रक्टोज होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्रूट शुगर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेबल शुगर, ठीक है, जो जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ लो, जैसे टेबल सॉल्ट हम बोलते हैं ना, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वैसे आप इसको कुछ समझ सकते हो।
फिर जो आपका लैक्टोज होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेयरी शुगर। ठीक। तो यहाँ पे ये 4 तरीके की आपकी यहाँ पे शुगर हो गई, और ग्लूकोज तो हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आई होप कि मुझे वापस से समझाना ना पड़े। ठीक है, आप अगर आपने यहाँ पे बायोलॉजी के आपने यहाँ पे जो पीवाईक्यूज है वो करे हैं सॉल्व साथ में, तो आप यहाँ पे खुद से भी ये आंसर कर सकते हो कि ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ आप यहाँ पे खुद से आंसर कर सकते हो। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो सबसे पहली बात, ये जितने आपको दे रखे हैं सारे के सारे एक तरीके से आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो ये सोच के कि इनमें से कोई एक नहीं होगा आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, तो चारों आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब चारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपको हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये आपका। ठीक है, ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो एस पर टेम जो है बेसिकली आपका यहाँ पे, ये आपका 2 टाइम्स ज्यादा, 200 टाइम्स जो आपकी शुगर होती है, ठीक है, उससे भी ज्यादा स्वीटनर होता है ये। ठीक है, स्वीटर देन शुगर, 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बेसिकली आप डे टू डे लाइफ में जैसे आप यहाँ पे जो शुगर वगैरह आप यहाँ पे यूज करो, तो उससे यहाँ पे ये 200 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर होता है। ठीक है, ज्यादा स्वीट होता है ये। ठीक। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो जो हमारा यहाँ पे जो आंसर है बेसिकली यहाँ पे, तो सुक्रेलोज जो है यहाँ पे, इसके बारे में एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका 0 कैलोरी होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें यहाँ पे याद रख के चलना है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलिटेम की। तो एलिटेम जो होता है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे 2000 टाइम्स स्वीटनर और स्वीटर देन शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ऊपर वाला था आपका यहाँ पे 200 टाइम्स, और ये है आपका यहाँ पे 2000 टाइम्स। ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मान लो इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपका एलिटेम है, ये आपका 10 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है एस पर टेम से, क्योंकि वो वाला आपका यहाँ पे 200 टाइम्स है और ये आपका 2000 टाइम्स है। तो अगर आप यहाँ पे 10 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे एली टेम है, ये आपका 10 टाइम्स और ज्यादा स्वीट है आपका एस पर टेम से। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से। वो कैसे आपने निकाला यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है कि ये आपका रेगुलर शुगर से 200% ज्यादा है स्वीट, और आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपका 2000 ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तरीके से आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन ये भी इसलिए भी है क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा कि जनरली यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एज अ फैक्ट याद रख सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले फोकस आपको उन सब चैप्टर्स पे करना है जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटीज में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, सुक्रेलोस। ना आगे चलते, अच्छा आगे चलने से पहले यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका एलिटेम है, तो यहाँ पे आपको जो एसिड देखने को मिलता है ना, उसका नाम है यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, एक एस्पार्टिक एसिड नाम का एक एसिड देखने को मिलता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे C4H7NO4। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो ये एक तरीके का आपका एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये क्या आपका एक तरीके का आपका यहाँ पे एक ये अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे एक और याद रखना है, ये हमारा रह गया था। तो यहाँ पे जो सेक्रेन होता है, तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट कमर्शियल आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, एएस मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये सबसे ज्यादा आप यहाँ पे जनरली जो यूज करोगे, तो आप ऐसा ही आप यहाँ पे यही यूज करते हो। ये आपका व्हाइट कलर के पाउडर में आप बोल सकते हो यहाँ पे आता है। और जब से यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आप इसको ही यूज कर रहे हो एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्योंकि फर्स्ट कमर्शियल, यहाँ पे जब मैं कमर्शियल बोल दे रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। यहाँ पे ये कोई भी इंसान को मतलब किसी भी इंसान के लिए यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कमर्शियल कौन सा स्वीटनर था, वो है आपका यहाँ पे सेक्रेन। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपका हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन जो पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। अब देखो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि एनिसोट्रोपिक होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टाइप के आपके यहाँ पे मटेरियल होते हैं। ये एक तरीके से आपका मटेरियल का टाइप है। पहला होता है आपका यहाँ पे आइसोट्रोपिक।
ठीक, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे एनिसोट्रोपिक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है बेसिकली यहाँ पे इन दोनों में। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोट्रोपिक की, तो यहाँ पे आपके ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हमेशा उनकी सेम वैल्यूज रहेगी, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में बात कर रहे हो या फिर मेजर कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप कोई भी जैसे समझ लेते हैं, पहले तो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो एग्जाम्पल का ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको मैं समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो थ्योरी वाइज आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। तो आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में आप जब भी मेजर करोगे ना उनको, तो हर एक डायरेक्शन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। ठीक है। सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है। इन ऑल डायरेक्शन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंट लिख दे रहा हूँ, तो इससे समझ जाना है यहाँ पे कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे उनकी वैल्यूज जो है यहाँ पे डिफरेंट होगी हर एक डायरेक्शन में। ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन से। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन इससे ही आप समझ सकते हो जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया। ऊपर मैंने क्या बताया था कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो हर एक डायरेक्शन में सेम होती है, किसी भी डायरेक्शन से आप उसको मेजर करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डायरेक्शन आपकी कोई भी हो, जब वैल्यू ही सेम आएगी, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या आ जाएगी कि ये यहाँ पे ये जो है ये इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन से। वहीं पे जो आपका एनिसोट्रोपिक है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टी की, चाहे आप अलग अलग डायरेक्शन से भी कर रहे हो। ठीक है। कोई भी डायरेक्शन से करो, आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो अलग ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो ये भी हमें यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इसके पास ना सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे। ठीक है। सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसके पास। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके पास एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो मैनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको। ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है और यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे यूज होता है ये। तो देखो आइसोट्रोपिक वाले जो मटेरियल्स होंगे आप ज्यादातर यहाँ पे यूज करते हो विंडोज वगैरह में। ठीक है। विंडोज में यूज करते हो आप, साथ ही साथ लेंस बनाने में यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल की, तो एनिसोट्रोपिक जो आपके मटेरियल होते हैं आप यहाँ पे यूज करते हो वेजेस वगैरह बनाने में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको यूज करते हो ऑप्टिकल वेव प्लेट्स बनाने में। ऑप्टिकल वेव प्लेट्स बनाने में। ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे अपना एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए, ये अपना पहला था, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पे ये फोर्थ। अब हमने यहाँ पे ये मैंने आपको ये बताया कि कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है। तो एक सेकेंड दो, यहाँ पे मैं सही कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यूजेस कहाँ पे हैं। ठीक है। यूजेस इसके हैं विंडोज लेंसेज वगैरह में, और इसके हैं यहाँ पे वेजेस और ऑप्टिकल वेव प्लेट्स में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखो आइसोट्रोप में आपके एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे। पहला है आपका यहाँ पे जैसे रबर। ठीक है। रबर के अलावा आपका यहाँ पे प्लास्टिक। तो ये आपके एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे आइसोट्रोपिक का। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनिसोट्रोपिक का। ठीक है। एन आइसोट्रोपिक बोल लो, एनिसो आइट्रोपिक बोल लो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अपना आ जाएगा यहाँ पे वुड। ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा क्वार्ट्ज। फिर इसके अलावा आपके यहाँ जो भी आपके कंपोजिट मटेरियल वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वही मैंने लिखे, तो इतना याद रख लेना बस। तो यहाँ पे रबर प्लास्टिक, उधर पे वुड और क्वार्ट्ज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे ये क्वार्ट्ज क्या होता है ना। आपके मन में यहाँ पे ये डाउट आ सकता है। तो देखो क्वार्ट्ज बेसिकली आपका एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो यहाँ पे क्या होता है। तो क्वार्ट्ज आपका एक हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे ये हार्ड क्रिस्टलाइन, हार्ड मतलब सॉलिड जैसा आप समझ लो। ठीक है। हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल है ये आपका एक तरीके का। ठीक है। और ये किससे बना होता है, तो ये आपका बना होता है यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिकॉन
डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक तरीके से आप इसको कलरलेस भी मान सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी मान सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको कलरलेस भी दिख सकता है। ठीक है, या फिर आप इसको एज अ ट्रांसपेरेंट भी इसको मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कलरलेस है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल है, जिसके अंदर आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, और इसी की वजह से आपको जो क्वार्ट्ज है वो आपको कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एनिसोट्रोपिक आपसे पूछा था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वार्ट्ज। ठीक, तो हमें यहाँ पे यही चीज है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, कि यहाँ पे इसकी डिफरेंस क्या है। ठीक है, आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है, हमें यहाँ पे यही चीज पता होना चाहिए। ठीक, और बाकी हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया इससे रिलेटेड, और यहाँ पे ऐसा समझाने का है नहीं, तो इसके नोट्स बना लेना। एज सच आपको ज्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, दूसरी तरफ में है। तो इजियर साइड के क्वेश्चन आप जैसे अगर 2022 का पेपर देखोगे तो यहाँ पे वो एज सच इजी था 2023 के पेपर से। ठीक है, अगर आप साइंस के कंपैरिजन कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्वार्ट्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉट बोला जा रहा है, कीवर्ड को यहाँ पे सबसे पहले मार्क करो, और टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हम यहाँ पे अपने फिजिक्स वाले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। तो एक तरीके से आपका ये स्कैटरिंग इफेक्ट के ऊपर यहाँ पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका जिगजैग पैटर्न आपका फॉलो करता है यहाँ पे लाइट बीम को, जो आपके ऑब्जेक्ट्स स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, जिगजैग वे में, तो उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे ये है। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो पहला आपको यहाँ पे जो दो आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए, पहला है आपका यहाँ पे होमोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, पहला आपके पास होमोजीनियस और दूसरा आपके पास यहाँ पे हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने ये दो सोल्यूशन क्यों लिखे, अगर आप ध्यान से देखो आपके ऑप्शंस को, तो ये बेसिकली आपके एन आपके एक तरीके से एज एन एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये कुछ आपके एग्जाम्पल है होमोजीनियस का, फिर कुछ आपके एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के केस में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि मैं यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये दोनों सोल्यूशन बेसिकली है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम टिंडल इफेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो होमोजीनियस सोल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपका एक तरीके का मिक्सचर है, जहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स मिक्स आपने किए हैं वो आपके हर तरीके से सिमिलर है, मतलब यू आपका यहाँ पे एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, यूनिफॉर्म। ठीक, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लाइम जूस। ठीक है, जो आप बेसिकली यहाँ पे नींबू पानी पीते हो, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे नींबू पानी है इसके अंदर। अब यहाँ पे जब आप नींबू पानी पीते हो, तो आपको जब आप यहाँ पे एकदम उसको अच्छे से मिक्स कर देते हो, तो आपको यहाँ पे चीज दिखती नहीं है कि यहाँ पे कितना नींबू मिला हुआ है, या फिर कितनी शुगर डली है, नमक डला है, पानी कितना है, ये सब नहीं पता चलता है, राइट। अगर आप मान लो एक खाली ग्लास लेकर आते हो, ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हर जो आपने चीजें मिलाई हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि पानी मिलाया है और नींबू कुछ क्वांटिटी में मिलाया है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पानी 70% है और 30% आपने यहाँ पे नींबू मिलाया। ठीक है, नींबू का जो रस होता है वो मिलाया। तो जब आप यहाँ पे मान के चलते ये खाली ग्लास और लेकर आते हो, और ये ऊपर वाला हिस्सा आप यहाँ पे इस ग्लास से निकाल के इस वाले ग्लास में डाल देते हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे इसमें डाल देते हो। तो जो यहाँ पे भी जो हिस्सा आया है ना, इसके अंदर भी जो यहाँ पे रेशियो होगा वो आपका 7:3, मतलब 7:3 का रेशियो होगा आपके पानी और आपके जो नींबू का रस है उसके बीच में। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है यहाँ पे, कि हर एक क्वांटिटी, ठीक है, अब जहाँ पे जो आपने ये बना दिया एक बार में यहाँ पे लाइम जूस, इसके अंदर आप चाहे कितनी भी थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर आप पीते हो, तो आपको सिमिलर टेस्ट नजर आता है। ठीक है, जब आप पीते हो तो आपको लगेगा हर बार आप जितनी भी यहाँ पे घूंट पियोगे, तो आपको सिमिलर टेस्ट आपको लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि वो एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। आपका यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, कि जो भी चीजें आपने उसमें मिलाई है, वो हर एक पॉइंट पे, हर एक आपके सोल्यूशन के पॉइंट पे वो सिमिलर रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, तभी आपको वो सिमिलर टेस्ट देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की, तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन आपके ऐसे होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कीवर्ड याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
कि आपके ऐसे सॉल्यूशंस जो अच्छे से मिक्स नहीं होते, यहाँ पे एकदम अच्छे से मिक्स हुए होमोजीनियस में, तभी आप नहीं बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में शुगर डाल देते हो और एकदम अच्छे से मिक्स कर देते हो, तो अब आप यहाँ पे शुगर और पानी को अलग नहीं कर सकते, राइट? पर अगर मान लो यहाँ पे हम एक पानी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वाटर लेते हैं और यहाँ पे हम मड ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप इन चीजों को अलग कर पाओगे, और यहाँ पे आप क्लियरली अपने आंखों से भी देख पाओगे कि आपको दिख रहा होगा पानी में मिट्टी, ठीक है। वहीं पे अगर हम होमोजीनियस की बात करें, तो वहां पे पानी में शुगर हमने डाल रखा है, चीनी डाल रखी है, ये आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि वो 100% अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और हर जगह पे अब वो यहाँ पे सिमिलर रेशियो है। तभी आप यहाँ पे जब भी उसको पियोगे तो आपको यहाँ पे सिमिलर टेस्ट नजर आएगा, चाहे आप उसको बहुत थोड़ा सा पियो, पूरा एक ग्लास एक बार में पी जाओ, कितना भी पियोगे, हर बार आप यहाँ पे जब भी उस सोल्यूशन को पियोगे तो सिमिलर टेस्ट आपको नजर आएगा। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हर एक स्लिप जो आप पियोगे वो यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट आपको देगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने वाटर मर्ड का लिया है, पर और भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीजें दिख जाती हैं आंखों से ही, पर यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा होमोजीनियस में, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में टिंडल इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो आपके होमोजीनियस सोल्यूशन है तो होते हैं यहाँ पे, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो जो आपके हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होंगे, तो वो यहाँ पे आपके टिंडल इफेक्ट आपको शो करते हुए नजर आ जाएंगे, पर यहाँ पे जो होमोजीनियस सोल्यूशन होंगे वो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं करते, इससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ यहाँ पे स्टार सोल्यूशन क्या होता है। तो स्टार सोल्यूशन बेसिकली आप इसको समझ सकते हो, ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि क्या आयोडीन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। क्या आयोडीन आपका उस पर्टिकुलर चीज पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, जहां पे भी आपने स्टार सोल्यूशन को डाला होगा। अगर यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, तो वो आपका एक तरीके से डीप ब्लू कलर में आपको नजर आता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड, तो बेसिकली आपको जैसे बताया यहाँ पे मैंने कि एक तरीके से आपका एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट है यहाँ पे ये, और ये आपके वही पार्टिकल्स कर सकते हैं जो इनसॉल्यूबल हो, ठीक है। अब जैसे होमोजीनियस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्यूशन के सिमिलर रेशियो में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली सॉल्यूबल हैं, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है, मतलब आप यहाँ पे अपनी नेकेड आंखों से भी नहीं देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जैसे पानी में चीनी डाली है तो सही में डाली है या फिर नहीं डाली है, क्योंकि चीनी एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है पानी में। वहीं पे जो आपका हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, तो यहाँ पे आपको ऐसे सोल्यूशन देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो आप चीजें मिक्स कर रहे हो ना, वो आपके इनसॉल्यूबल होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पे मड, अब पानी में जब आप यहाँ पे मिट्टी डालोगे, तो मिट्टी आपकी इनसॉल्यूबल है पानी में, क्यों, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी जाएगा। अब जैसे आपका अगला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो चौक पाउडर हो गया, तो चौक पाउडर जब आप पानी में डालोगे तो वो इनसॉल्यूबल है, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि पानी में आपने यहाँ पे चौक पाउडर डाल रखा है। वही आपके यहाँ पे जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दे रखा है, ये भी आपके यहाँ पे हेट्रोजीनियस सोल्यूशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे लाइम जूस, क्योंकि वो एक आपका होमोजीनियस सोल्यूशन है, और होमोजीनियस सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं, और जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। कौन से पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, वो होते हैं आपके यहाँ पे इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे इनसॉल्यूबल जो पार्टिकल्स होंगे यही सिर्फ आपके टिंडल इफेक्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे समझाना था। तो यहाँ पे हमने ये चीज भी डिस्कस कर ली, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 का दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कौन सा पॉलीमर इनमें से प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे अभी, पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है यहाँ पे नेचुरल, और दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है सिंथेटिक, ठीक है। तो पॉलीमर आपके दो तरीके के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और आपके दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। और यहाँ पे इन सब जो ये दोनों टाइप है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है। और जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर हम इनको भी अगर हम तोड़ते हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्या, मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ
सिंपलर मल्टीपल्स ऑफ सिंपलर यूनिट्स। ठीक है, मतलब इनसे भी छोटी छोटी यूनिट से बेसिकली यहाँ पे बने हुए होते हैं। और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, एक सेकेंड दो, यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ वापस। तो इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, पॉलीमर्स आपके दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। और जो नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो बेसिकली आपके बहुत लार्ज आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जिनको हम यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। ठीक है, और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके मल्टीपल्स मैनोमर से बने होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे यहाँ पे ये चीज बनी होती है। और मैक्रो मॉलिक्यूल से आपके पॉलीमर्स बने होते हैं, और इसके यहाँ पे दो टाइप है, नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल पॉलीमर्स आपके ऐसे होते हैं जो नेचुरली बन रहे हैं, ठीक है, नेचुरली ग्रो हो रहे हैं। ठीक, और सिंथेटिक आपके ऐसे होते हैं वो जो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट बना रहे हैं या तो उनको, या फिर पेट्रोलियम ऑयल से आपके यहाँ पे बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम ऑयल से बन रहे हैं या तो इस तरीके से आप बोल लो, या फिर साइंटिस्ट इनको यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो ये हो गया नेचुरली। ठीक है, जो जैसा नाम है वैसा ही आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेचुरली। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे देखो नेचुरली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा वूल, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा जूट। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिल्क एग्जाम्पल पे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे रबर। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके, नेचुरल के। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स के, जो यहाँ पे आप पेड़ से ऐसा बन सकते हो यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप बना रहे हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आपके वॉर्म्स भी आ जाते हैं, पेड़ वगैरह भी आ जाते हैं, तो उनके थ्रू आप यहाँ पे उनकी हेल्प से जो यहाँ पे चीजें क्रिएट हो रही है, जो पॉलीमर क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे नेचुरल। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सिंथेटिक के एग्जाम्पल है, तो सिंथेटिक में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा नाइलॉन। ठीक, नाइलॉन के बाद यहाँ पे टेफलॉन। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिएस्टर। ठीक है, और एक और आपका होता है यहाँ पे पॉली एथिलीन। तो यहाँ पे ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे ये सब आपके जो एग्जाम्पल्स है, ये सब आपके ऐसे हैं जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से साइंटिस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं। और आपका इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे कि ये नेचुरली ग्रो नहीं हो रहा है, यहाँ तो हम इसको पेट्रोलियम ऑयल से यहाँ पे बना रहे हैं, या फिर साइंटिस्ट वगैरह इसको अलग से यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब नेचुरली अकरिंग यहाँ पे ऐसे मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि लिविंग थिंग्स से जो चीजें बनती हैं, जैसे लिविंग थिंग्स में जैसे मैंने बोला था वॉर्म्स हो गया, फिर ट्रीज हो गए। ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क बन रहा है, जैसे ट्रीज से आपका यहाँ पे बन रहा है रबर वाला। ठीक है, लेटिस से जो रबर निकलती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फंगाई से बन जाते हैं। ठीक है, बग्स वगैरह से भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये सब इन सब चीजों से जो बनेंगे वो सब आपके यहाँ पे नेचुरल होंगे। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉलीमर बेसिकली आप यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो बहुत ज्यादा वेरियस आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप पॉलीमर यूज करते हो। पर सबसे बड़ी आप इंडस्ट्रीज को बोल सकते हो यहाँ पे क्लोथिंग की इंडस्ट्री। ठीक है, क्लोथिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया। ठीक है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। तो इन सब जगह पे आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलीमर वगैरह आप यहाँ पे यूज करते हो, कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पे आप यूज करते हो, पैकेजिंग करने में भी यूज करते हो। तो इन सब की जगह पे आप यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ चलो। तो एरोस्पेस में आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लोथिंग इंडस्ट्री में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर पैकेजिंग में भी आप यहाँ पे इनको यूज करते हो। ठीक, फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे टेक्सटाइल जो एक और मेन इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसमें आप यहाँ पे यूज करते हो, प्लास्टिक्स में यहाँ पे यूज करते हो। ठीक, और इसके अलावा भी होता है, ऐसा नहीं है कि यही है सिर्फ, इसके अलावा भी होती है, पर यहाँ पे ये सब आप यहाँ पे एज एन मेजर इंडस्ट्रीज आप इनको यहाँ पे मान सकते हो जहाँ पे पॉलीमर्स यूज होते हैं। ठीक है, फिर नाउ इसके आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के मतलब जो आंसर है बेसिकली। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर है आपका यहाँ पे वूल। ठीक है, तो वूल जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज प्रोटीन से बन रहा है। प्रोटीन मतलब यहाँ पे नेचुरली अकर हो रहा है। ठीक है, तो नेचुरली अकर हो रहा है मतलब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल था वूल, जूट, सिल्क, रबर, इनमें से आपका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वूल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसका यहाँ पे नाम होता है कैरेटिन। ठीक है, कैरेटिन प्रोटीन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना अलग से। ठीक है, इसके नोट बना लेना। तो जो आपके वूल फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके यहाँ पे प्रोटीन पॉलीमर से बनता है यहाँ पे, और उसका नाम होता है यहाँ पे कैरेटिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। फिर इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वूल आपका यहाँ पे एक नेचुरल फाइबर होता है। और अगर हम यहाँ पे कॉटन की बात करते हैं, ठीक है, कॉटन आपका यहाँ पे आया नहीं, तो ये भी बेसिकली आपका यहाँ पे नेचुरली में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉटन भी लिख दे रहा हूँ, तो ये भी आपका एक तरीके से नेचुरल में ही आएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको फंसाने के लिए, या फिर आप बोलो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, आपको जो ऑप्शन दिए थे ना वो चारों आपको यहाँ पे नेचुरल ही दिए थे।
तो आप इससे भी डायरेक्ट आप कैंसल आउट नहीं कर सकते थे कि आपको अगर पता होता कि सिंथेटिक और नेचुरल क्या होते हैं, तो आप डायरेक्ट कैंसल आउट नहीं कर सकते थे। पर आप कैसे कैंसल आउट कर सकते थे, वो आप यहाँ पे कर सकते थे कि किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ से क्या बनता है, ठीक है? जैसे सिल्क अगर दिया होता तो आप यहाँ पे वॉर्म्स अगर आपको दिए होते तो आप यहाँ पे लगा सकते थे, है ना? पर यहाँ पे जैसे आपसे प्रोटीन पूछा था, तो उस केस में आपका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वूल, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगी ये सब चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। रबर वाला भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि आपका ये नेचुरल ही होता है। जो आपके यहाँ पे लैटिस होता है उससे यहाँ पे जो रबड़ निकलती है, तो बेसिकली इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आपका जो ये रबड़ है ये भी बेसिकली आपका एक तरीके से नेचुरल पॉलीमर ही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। और बाकी आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपकी रबड़ होती है, तो रबड़ आपकी इसको हम लोग यहाँ पे इलास्टोमर पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इलास्टोमर यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कम जगह है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, तो जो रबर होती है इसको हम लोग यहाँ पे इलास्टोमर पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना अलग से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सब कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अब हमारा यहाँ पे इस वीडियो के अकॉर्डिंग ये हमारा फिफ्थ और लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे 2017 से। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको आप एज एन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मान लो और इसको आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे बेसिकली केमिस्ट्री से ही, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो गैस की बात हो रही है तो आप गैसेस वगैरह आप यहाँ पे ज्यादातर केमिस्ट्री वगैरह में ही आप पढ़ते हो, तो इसके भी आप यहाँ पे बता सकते हो या फिर आप इसको ज्योग्राफी से भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो कि कहाँ पे हुई थी, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मिसलेनियस में डाल रखा है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है केमिस्ट्री से, पर एज एन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपकी गैस लीक हुई थी यहाँ पे भोपाल में, वो बेसिकली कौन सी गैस थी, ठीक है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये बहुत डेंजरस गैस होती है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और ये आपका यहाँ पे जैसे इसको ईयर तो यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है। तो यहाँ पे ये हुआ था बेसिकली 3 दिसंबर को, ठीक है? 3 दिसंबर 1984 को यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड बेसिकली एक पेस्टिसाइड आपका एक प्लांट था, वहां से ये लीक हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतनी चीज आपको जाननी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो बस आपको जाननी है वो है यहाँ पे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO, ठीक है? इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो C2H3NO, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पे C लिखा था इसको मैंने C2 कर दिया, ठीक है? तो यहाँ से C आपका इसलिए गायब हो गया। तो ये दोनों ही आपके जो केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे एकदम करेक्ट है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑप्शन में आपको कोई भी दिख सकता है। पर यहाँ पे जो आपको समझना है कि बस मिथाइल साइनाइड की हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड की बस बात कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ पे अभी किसी चीज की डिस्कशन नहीं करेंगे, बस यहाँ पे जो आपका आंसर है इसलिए मैंने सिर्फ आंसर को डिस्कस किया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला दिया है मिसलेनियस पार्ट में। नाउ अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 37 पिकोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे नैनोमीटर नहीं होता, पिकोमीटर होता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। अगर नैनोमीटर में करना हो तो आपको ऑप्शन में दिया जाना चाहिए यहाँ पे 0.037 नैनोमीटर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है कि पिकोमीटर को किस तरीके से नैनोमीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर को किस तरीके से पिकोमीटर में लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे हम केजी वगैरह को मीट अपने यहाँ पे जो हमारी यूनिट्स वगैरह होती है, ठीक है, ग्राम में लिखते हैं, या फिर मीटर को हम लोग यहाँ पे किलोमीटर वगैरह में लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपका नैनोमीटर पिकोमीटर एक तरीके की यहाँ पे यूनिट है, ठीक है? तो बेसिकली आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है यहाँ पे, तो एटॉमिक रेडियस आपका मीन डिस्टेंस होता है यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके बाउंड्री तक, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से लेके आपकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, वो आपका होता है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। और वही आपका हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे 37 पिकोमीटर। और नैनोमीटर की बात करें तो 0.037 नैनोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतनी सी चीज थी यहाँ पे जो डिस्कस करनी थी। और ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, या फिर आप बोलो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक की स्टेटमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2017 में ही पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस, ठीक है, ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आपका यहाँ पे जो डेंसिटी होती है बेसिकली यहाँ पे वाटर की, देखो लिक्विड वाटर मतलब वाटर की ही बात हो रही है, लिक्विड फॉर्म के वाटर की, ठीक है, तो वो आपका डेंसर होता है आइस से कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एक वीक बॉन्ड होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जहाँ पे एक तरफ आपका प्रोटॉन हो गया एक मॉलिक्यूल का और दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली आपका एक वीक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझाने के लिए बहुत इजी टर्म्स में आप इस तरीके से समझना कि आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो आपकी आइस होती है ना वो हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाती है, ठीक है, ये क्या बनाती है यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जो आपकी आइस होती है ये आपकी हेक्सागोनल थ्री डायमेंशन, ठीक है, थ्री डी लिख दे रहा हूँ, हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस आपकी बनाती है, ठीक है, इसको आप एज अ शेप आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर बोल सकते हो इस तरीके से, हेक्सागोनल थ्री डी क्रिस्टल लैटिस आपका बनाता है यहाँ पे आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है, जहाँ पे इसने ये स्ट्रक्चर जो बनाया, यहाँ पे ऑलमोस्ट आधी जगह खाली होती है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड होती है यहाँ पे आइस में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ हाफ जो जगह होती है वो क्या होती है यहाँ पे अनऑक्यूपाइड होती है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है जब आपकी आइस जो होती है ना जब मेल्ट करना शुरू कर देती है यहाँ पे, ठीक है, अब मेल्ट करना शुरू कर देती है इसका मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे आइस ने यहाँ पे हेक्सागोनल थ्री डी क्रिस्टल लैटिस वगैरह ये सब बनाया था, तो जब यहाँ पे आपकी आइस मेल्ट हो रही है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रोक हो गया, ठीक है, टूट गया। तो यहाँ पे इस तरीके से समझना कि जब आपकी आइस यहाँ पे मेल्ट होती है तब जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पे ब्रोक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है यहाँ पे ब्रोक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे आप जो बीच बीच में आपकी एम्प्टी स्पेसेस बची थी, ठीक है, जो यहाँ पे अभी मैंने ऊपर बताया कि आधी से ज्यादा जगह तो आपकी अनऑक्यूपाइड होती है, अब जैसे ये आइस जो है यहाँ पे मेल्ट हुई, ठीक है, बर्फ जैसे ही आपकी मेल्ट हुई वैसे ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोक हो गया, टूट गया, और टूटने की वजह से यहाँ पे जो आधी जगह बची थी यहाँ पे इन सब जगह पे आपका जो यहाँ पे वाटर होता है बेसिकली उसने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अब वाटर आपका लिक्विड फॉर्म की हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आपकी आइस मेल्ट हुई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, वैसे ही वाटर ने उन सब जगहों पे जो भी अनऑक्यूपाइड जगह थी यहाँ पे आइस की उन सब जगहों को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, और यही एक रीजन होता है जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो लिक्विड वाटर है मतलब जो वाटर है वो ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब जगह को बेसिकली यहाँ पे उसने क्या कर लिया यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका वाटर है वो ज्यादा डेंसर होता है आइस के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर सरफेस टेंशन हमने यहाँ पे पिछले भी वीडियो में किया था, तो सरफेस टेंशन बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हो और सब सारा का सारा आप यहाँ पे जो भी क्वांटिटी लेके आ रहे हो जैसे पानी की लेके आ रहे हो, तो एक छोटे से क्वांटिटी में आप सब पानी यहाँ पे डालते जा रहे हो, सरफेस एरिया आप यहाँ पे मिनिमाइज करते जा रहे हो ताकि आपको वहाँ पे एक तरीके से सरफेस टेंशन दिखाई दे, ठीक है, सरफेस एरिया के लिए मतलब सरफेस टेंशन के लिए आपका सरफेस का होना जरूरी है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन आप यहाँ पे लिक्विड में ही निकाल सकते हो, गैसेस में आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे, ठीक। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे वेंडरवेल्स फोर्सेस, तो वेंडरवेल फोर्सेस जो होती है ये भी आपकी एक तरीके की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जैसे अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह को, तो ये भी आपकी वीक थी और ये भी आपकी वीक ही है, और ये बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे ये डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के बीच में, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसके ऊपर आपकी ये वेंडरबिल्ट फोर्स जो होगी यहाँ पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है, बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है कोवेलेंट बॉन्डिंग का दे रखा है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग एक तरीके से आपका एक केमिकल बॉन्ड होता है, ये आपका क्या होता है ये आपका एक केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे एक तरीके से क्योंकि आपका एक केमिकल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके यहाँ पे रोल आ जाएंगे, मतलब इनका रोल आपको यहाँ पे आ जाएगा, किसका रोल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का आपका यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये प्ले करेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की बात करी है। केमिकल बॉन्ड आपके होते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, और क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझनी है, और इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली यहाँ पे एटम्स के बीच में यहाँ पे काम करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एज सच यहाँ पे ज़्यादा बताने का नहीं है। जब हम यहाँ पे बॉन्डिंग वाला, जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो अलग अलग जो टाइप के आपके रिएक्शंस वगैरह हैं, बॉन्डिंग वगैरह, तो हम यहाँ पे वहाँ पे अच्छे से हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बस इतनी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ये बस आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है कि यहाँ पे जो पानी और ज़्यादा डेंसर क्यों होता है इससे, वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को निकालने के आप यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यहाँ पे यूज करोगे। तो देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो आपका परमानेंट हार्डनेस है ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सॉल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है, ड्यू टू सॉल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है, परमानेंट हार्डनेस आपको देखने को मिलती है वाटर की। अब यहाँ पे कौन से सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम एंड आपका यहाँ पे कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके जो सॉल्ट्स होते हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्लोराइड के फॉर्म में एंड सल्फेट्स के फॉर्म में, ठीक है। क्लोराइड्स और सल्फेट के फॉर्म में आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट आपको यहाँ पे नजर आते हैं जो सॉल्युबल हैं वगैरह। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस आपको देखने को मिलती है यहाँ पे वाटर पे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ना क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे जो परमानेंट हार्डनेस देखने को मिलती है वो किसके सॉल्ट्स की वजह से देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि यहाँ पे ये किसके साथ बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड वगैरह और यहाँ पे सल्फेट वगैरह के साथ यहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। तो ये अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर आपको कभी भी ऑप्शन में दिया जाए कि यहाँ पे क्या हम परमानेंट हार्डनेस को बॉईल करके हटा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे गलत, ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं हटा सकते, नहीं आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है पहले, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर आपसे कभी भी बोला जाए यहाँ पे कि परमानेंट हार्डनेस को क्या हम यहाँ पे बॉईल करके, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे जो भी जिसके ऊपर भी परमानेंट हार्डनेस हो गई है वाटर की, उस वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं, क्या हम यहाँ पे उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे आयन एक्सचेंज का प्रोसेस, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, जिसका यहाँ पे नाम है जियोलाइट, ठीक है। अब जियोलाइट जो बेसिकली आपका होता है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होता क्या है ये बेसिकली। तो ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया। अब इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो आपका होता है NaAlSiO4, ठीक है। और कभी कभी आपको यहाँ पे बुक्स वगैरह में या फिर कहीं ऑनलाइन वगैरह आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, NaZ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये भी सही है और यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जियोलाइट है बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पे जियोलाइट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे आयन एक्सचेंज को। तो जियोलाइट प्रोसेस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ही आपका एक तरीके से जियोलाइट होता है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं NaAlSiO4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं NaZ, ठीक है। कहीं कहीं आपको NaZ भी लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं कहीं कंप्लीट केमिकल फॉर्मूला भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने जैसे बात करी आयन एक्सचेंज की, अब आयन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया। तो जैसे कैल्शियम का आयन एक्सचेंज क्या हो गया यहाँ पे C++ है ना, फिर Mg हो गया आपका यहाँ पे Mg++, मतलब Mg2+, Ca2+ वगैरह, यहाँ पे प्लस प्लस मतलब हो गया 2+, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जैसे क्लोराइड का होता है, क्लोराइड के ऊपर आपका लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक माइनस, फिर SO4 2 नेगेटिव आपका होता है यहाँ पे। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो प्लस प्लस की जगह यहाँ पे आप 2+ ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपको ये चीज दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस प्लस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2+ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर के तरफ में आपको प्लस साइन नेगेटिव साइन दिख रहा है, आपको 2 नेगेटिव दिख रहा है, 2+ दिख रहा है, ये सब तो यही है बेसिकली जो हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे यही आयंस है जो हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे डीमिनरलाइज वाटर आपका क्रिएट होता है। जब आप इसको एक्सचेंज कर देते हो उसके बाद आपका यहाँ पे डीमिनरलाइज्ड वाटर आपका यहाँ पे क्रिएट होता है, बनता है ये। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पे हमने बात कर ली आयन एक्सचेंज से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे मेथड की। ठीक है, तो दूसरा मेथड यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है पर मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे या तो आपको आयन एक्सचेंज दिया होगा या फिर दूसरा मेथड दिया होगा, तो दूसरा मेथड आपका कौन सा हो गया ये मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो दूसरा मेथड हमारे पास हो जाता है यहाँ पे वॉशिंग पाउडर से। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग यहाँ पे और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको जानते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। तो हम यहाँ पे वॉशिंग सोडा भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए पानी की। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड, एक तरीके से सेकंड मेथड। ठीक है, पहला मेथड तो हो गया आपके पास यहाँ पे आयन एक्सचेंज जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा जो अगर आपको कभी दूसरा मेथड दे दिया जाए तो दूसरा मेथड होता है आपका यहाँ पे वॉशिंग सोडा यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आयन एक्सचेंज। और जो दूसरा मेथड है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यूजिंग वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम बोल सकते हो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। ठीक है, पहला वाला आपका हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे ड्यूटेरियम। ठीक है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। तीसरे वाले को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले ही बता रखा है यहाँ पे, अगर हम आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं तो आइसोटोप्स में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सेम अटोमिक नंबर आपको देखने को मिलता है, पर मास नंबर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम यहाँ पे आइसोटोप्स को लिखते हैं तो ये आपका हो गया, जैसे मान लो हम एक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये है हमारा यहाँ पे केमिकल जो आपका अटोमिक सिंबल। ठीक है, तो अटोमिक सिंबल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो Z है ये बेसिकली आपका एक केमिकल सिंबल है जो आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन को आप H लिखते हो, तो H आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका एक केमिकल सिंबल है। ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ यहाँ पे ये पूरी चीज, तो यहाँ पे ये क्या अटोमिक सिंबल है ये पूरा मिला के। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, H अगर आप सिंपल लिखते हो तो ये आपका एक केमिकल सिंबल है। ठीक है, ये केमिकल सिंबल हो गया। अगर आप इसको पूरा लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप मास नंबर एटॉमिक नंबर सब लिख रहे हो, तो अब जाके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब जाके आपका ये एटॉमिक है। ठीक है, एटॉमिक सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, कभी भी आपसे यहाँ पे ऐसी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक्स लिखा, अब एक्स आपका क्या हो गया यहाँ पे, केमिकल सिंबल है कोई भी एक एलिमेंट का। ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे आप ऊपर लिखते हो ए, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मास नंबर। नीचे आप लिखते हो यहाँ पे जेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटोमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है आपका अटोमिक नंबर, ऊपर वाला आपका होता है यहाँ पे मास नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना कि जेड लिखा है तो यहाँ पे अटोमिक नंबर नहीं होगा, ए से ए होता है, तो ऐसा नहीं है। ए आपका हम लोग कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, कैपिटल जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अटोमिक नंबर को। ठीक है, अटोमिक नंबर आपका होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो आपके होते हैं यहाँ पे अटोमिक नंबर। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपको यहाँ पे हैवी वाटर दे रखा है बेसिकली। ठीक है, तो हैवी वाटर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पे D2O। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हैवी वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे दे ही रखा है कि हैवी वाटर बोलते हैं, पर आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पे D2O होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको केमिकल नेम पूछ लिया। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछने की जगह आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया, केमिकल नेम पूछ लिया है। तो अगर आप यहाँ पे अब मिलाते हो अगर, तो देखो हाइड्रोजन अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए आपको H लगाना पड़ेगा, है ना। ड्यूटेरियम अगर लगाओगे तब आपको D लगाना पड़ेगा। तो हाँ, ये तो और ये, ठीक है, बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे ए तो होना नहीं है, डी भी होना नहीं है। ठीक है, हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो आप हटा सकते हो। अब यहाँ पे D2O लगा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली ड्यूटेरियम का यहाँ पे यूज हुआ है ना, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी।
तो यहाँ पे D2O मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। जो अपना राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा। अब डाइऑक्साइड आपका कब होता है, जब आपके पास ऑक्सीजन में यहाँ पे नीचे 2 लगा होता है, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा आपके पास उसके एटम होते, तब आप उसको यहाँ पे बोल सकते थे। पर यहाँ पे आप क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, तो उस केस में आप यहाँ पे सिर्फ ओ ही अगर लगा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे उसको, ऑक्साइड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट केमिकल नेम है आपका यहाँ पे वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे D2O से, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे हम इसको एज एन मॉडरेटर भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हम इसको एज एन मॉडरेटर भी यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, यूज एज मॉडरेटर एट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको यूज करते हैं एज एन मॉडरेटर। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे हम जब भी इसको यूज करेंगे मॉडरेटर की तरह, तो हम एक तरीके से जो आपका यहाँ पे प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रॉन आपका एक तरीके से यूरेनियम के साथ कनेक्शन बना के यहाँ पे फ्यूल वगैरह वो मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी वगैरह, तो वो हम यहाँ पे स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। चेन रिएक्शन को हम यहाँ पे स्लो डाउन कर देते हैं यहाँ पे मॉडरेटर की वजह से। और वो आपका मॉडरेटर क्या होता है, D2O होता है, ठीक है। तो स्लो डाउन करने के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करते हो, और यहाँ पे एज एन मॉडरेटर आप वगैरह यहाँ पे आप यूज करते हो, इसको आपको बस समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ पे होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक कंप्लीट एक चैप्टर है यहाँ पे इस नाम से। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये दोनों आपके उसी एक अकेले चैप्टर से है। तो हम दोनों टॉपिक के जो क्वेश्चन है एक साथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2015 का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, दिस में हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो तीन टाइप के आपके रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है यहाँ पे अल्फा रेडिएशन, ठीक। अब इसको आप पूरा अल्फा भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे अल्फा बना के दिखा रहा हूँ। फिर दूसरा आपका यहाँ पे होता है बीटा रेडिएशन, ठीक है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन। और लास्ट आपका होता है यहाँ पे गामा रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन तरीके के आपके यहाँ पे रेडिएशंस होते हैं यहाँ पे, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये आपको जो केमिकल आपका जो सिंबल था, ठीक है, जहाँ पे हमने पहले लिखा केमिकल आपका यहाँ पे सिंबल आपका यहाँ पे एलिमेंट का। फिर दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे मास नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। फिर हमने नीचे लिखा था यहाँ पे जेड, जिसको हम लोग किससे डिनोट, मतलब यहाँ पे किस जेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अटोमिक नंबर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा रेडिएशन में क्या होता है यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे RN जो है आपका, ठीक है, जैसे आपका रेडियम है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे RN लिखते हैं। तो ये आपका रेडियन है, इसका होता है यहाँ पे 226 होता है आपका यहाँ पे मास नंबर, और 88 होता है आपका यहाँ पे अटोमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ पे रिएक्ट वगैरह यहाँ पे जब डीके होता है, यहाँ पे अल्फा डीके जब होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 222, यहाँ पे बन जाता है RN, और नीचे आपका हो जाता है यहाँ पे 86, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपका बन के आता है यहाँ पे 4He2, मतलब आपका एक हीलियम अलग से बन के आता है। और क्योंकि यहाँ पे हीलियम क्यों बन के आता है, क्योंकि जो आपका अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोल लो, अल्फा बोल लो, यहाँ पे ये एकदम आप बोल सकते हो यहाँ पे लुक सिमिलर होता है, मतलब सिमिलर होता है यहाँ पे हीलियम के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। तीन टाइप के आपके रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा। फिर मैंने आपको यहाँ पे केमिकल जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपका जो आप एक्स लिख रहे हो, ठीक है, केमिकल किसी एलिमेंट को केमिकल फॉर्मूले में मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर ए हो गया आपका मास नंबर, नीचे हो गया अटोमिक नंबर जेड से, जिसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे अल्फा रेडिएशन की, तो यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पे आप एलिमेंट यूज कर सकते हो, जैसे यूरेनियम भी आपका इसी का एग्जांपल आप बोल सकते हो, रेडियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया। तो मैंने आपको एज एन एग्जांपल रेडियम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो रेडियम का आपका मास नंबर होता है 226, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 88। तो जब हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना यहाँ पे अल्फा डिके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका रेडियम है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, उसका आपका मास नंबर हो जाएगा 222, और 86 हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसने यहाँ पे चार एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लूज सॉरी मास नंबर को यहाँ पे इसने लूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, कि चार यहाँ पे मास नंबर डिक्रीज हो गया, ठीक है, मास नंबर क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया चार से। जो पहले यहाँ पे 226 था, वो बाद में जाके यहाँ पे 222 बन गया, मतलब चार मास नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो गया।
फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है वो भी आपका 2 से डिक्रीज हो गया। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे वो भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, कितने से, 2 से। तो इसी की वजह से आपका यहाँ पे हीलियम बना, और हीलियम ही क्यों बना, क्योंकि हीलियम आपका जो आपका यहाँ पे उसका मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, और जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो एकदम आप बोल सकते हो यहाँ पे सिमिलर तरीके से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हीलियम जैसा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक, अब दूसरा आपके पास आ जाता है यहाँ पे बीटा रेडिएशन। अब बीटा रेडिएशन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो, अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेसिकली, वो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये दो पॉइंट याद रहने चाहिए कि मास नंबर यहाँ पे अल्फा रेडिएशन में 4 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बीटा की बात करते हैं तो बीटा में जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो आपका 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिखते हुए चल रहा हूँ, तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा कितने से, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं 1 2 लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो 1 से डिक्रीज कर गया, 2 से डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 बन गया या 2 बन गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो 2 से डिक्रीज कर गया या फिर 1 से डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्ड को ध्यान से सुनना। फिर अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे मास नंबर का। ठीक है, अब देखो मास नंबर आपका यहाँ पे बीटा रेडिएशन के केस में आपका क्या रहता है, यहाँ पे अनचेंज रहता है। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ जाना अच्छे से। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, उसके अंदर यहाँ पे मास नंबर 4 से कम होता है, 2 से कम होता है एटॉमिक नंबर अल्फा रेडिएशन के अंदर। मास नंबर आपका यहाँ पे अनचेंज रहता है यहाँ पे आपका बीटा रेडिएशन में, और 1 से कम हो जाता है आपका यहाँ पे बीटा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर। वहीं पे अगर हम यहाँ पे गामा रेडिएशन की बात करते हैं तो मास नंबर हो गया एंड आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, दोनों ही आपके क्या होते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको समझना है। और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जो आपके ऊपर के दो थे, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, तो ये दोनों बेसिकली यहाँ पे ढूंढे यहाँ पे रदरफोर्ड ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका गामा रेडिएशन है, ये आपका ढूंढा है यहाँ पे पॉल विलर्ड ने। तो यहाँ पे मैं लिखते हुए भी चल रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ चीजें, तो यहाँ पे आप नोट डाउन भी करते रहना। पॉल विलर्ड ने यहाँ पे इसको ढूंढा है। ठीक है, या फिर बताया है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। फास्टेस्ट आपका अगर पूछा जाता है कि कौन सा फास्टेस्ट होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये होते हैं फास्टेस्ट। ठीक है, और इसी की वजह से आप यहाँ पे जो आपको अब आपको यहाँ पे जो समझा रखा है ना, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो देखो बीटा रेडिएशन के हेल्प से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो अपना आंसर है बेसिकली, यहाँ पे दूसरा वाला अपना आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे क्रिएट होते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जब आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, तब आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे बीटा रेडिएशन में भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जब भी हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे ही आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको वाइस वर्सा में देखने को मिलती है चीजें। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया न्यूट्रॉन में। ठीक है, आपका यहाँ पे बीटा रेडिएशन में, बीटा डीके बोल लो आप उसको। तो यहाँ पे प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में होता है, या फिर वाइस वर्सा मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पर आपका जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन की वजह से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और ये चीजें आपको यहाँ पे ना, अगले क्वेश्चन पे चलती है। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 से पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज, मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हैवी वाटर जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एटॉमिक रिएक्टर में, वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे पिछले टॉपिक में बताया था हाइड्रोजन वाले में। तो हाइड्रोजन में हमने यहाँ पे क्या देखा था, हैवी वाटर मतलब D2O, जिसको हम यहाँ पे हैवी वाटर बोलते हैं। ये हम एज अ मॉडरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लो डाउन करने के लिए चेन रिएक्शन को। ठीक है, तो हैवी वाटर आपका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे ये क्या है, आपका एक हाइड आपका ऑक्साइड है ये। ठीक है, आपका ऑक्साइड है किसका, आपका हाइड्रोजन आइसोटोप। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपका हाइड्रोजन का एक एक ये आइसोटोप है, और ऑक्साइड है उसका भी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था, 2H1 जो होता है आपका यहाँ पे ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम का आपका ये एक ऑक्साइड है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बता रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आइसोटोप किसका, हाइड्रोजन का है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है यहाँ पे ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग यहाँ पे 2H1 के फॉर्म में लिखते हैं।
और उसका ऑक्साइड है यहाँ पे H आपका D2O, जिसको हम यहाँ पे हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है एज अ मॉडरेटर, स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे आपके चेन रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे पूरा इसके बारे में भी समझाया है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट इमिट्स। ठीक है, यहाँ पे मास नंबर किसका चेंज नहीं होता है, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में अच्छे से तीनों चीजें समझाई थी। आपको मैंने यहाँ पे अल्फा भी समझा रखा है, अल्फा पार्टिकल के बारे में, अल्फा रेडिएशन बेसिकली, बीटा रेडिएशन भी समझाया था और गामा रेडिएशन भी समझाया था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो आपका यहाँ पे अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा वाले में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 2 से डिक्रीज कर जाता है, और जो मास नंबर होता है वो आपका यहाँ पे 4 से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मास नंबर को हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे जेड से डिनोट करते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीटा की, तो बीटा में जब हम बात करेंगे यहाँ पे जेड की, मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे बीटा में डिक्रीज करता है ए से, एक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इन तीनों में। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे बीटा की, तो बीटा में जब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे मास नंबर की, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। वहीं अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गामा में, चाहे आपका वो मास नंबर हो या फिर आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो या फिर आपका ये मास नंबर हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो या फिर मास नंबर हो, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, तो यहाँ पे दोनों में ही क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अनचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से हम लोग यहाँ पे ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा है मास नंबर के बारे में, मास नंबर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे किस में अनचेंज है, ठीक है, नॉट चेंज मतलब अनचेंज्ड है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है बीटा में अनचेंज्ड है और साथ ही साथ गामा में अनचेंज्ड है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ बीटा और गामा दोनों हो, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन। तो अपना यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीटा और गामा रेडिएशंस में आपको अनचेंज देखने को मिलता है मास नंबर, और जहां जहां आपको अल्फा दिखे वो तो आप सीधा सीधा आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे, अगर मान लो बाय चांस आपको सिर्फ अल्फा के बारे में ही पता होता तब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा के बारे में, सिर्फ अल्फा के बारे में पता होता तब भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि वहां पे जो आपका मास नंबर होता है, वहां पे जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है 4 से। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो भी आपको पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना अपने यहाँ पे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए। और यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और हर पीडीएफ के एंड पे आपको इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, और वहाँ पे जाके जो मैंने आपको पहले भी आपके यहाँ पे जो सीरीज है मैंने रिकमेंड कर रखी है पीवाईक्यूज के लिए, चाहे आप यहाँ पे सीडीएस की तैयारी करो या सीएपीएफ की, आपको दोनों के ही क्वेश्चंस लगा के जाने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सेम सिलेबस देखने को मिलता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही आपकी यूपीएससी ही करवाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो दोनों की आप अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस लगा के जाओगे तो आपके लिए एक तरीके से वो बोनस रहेगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी, आपको ज्यादा पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी यहाँ पे पूछ रही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।